सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो इखलाक में बेहतर है। हमारे माशरे में जहाँ इस्लाम की बात की जाती है और इस्लामी माशरा तस्वर किया जाता है, लेकिन दर हकीकत इस्लाम और इस्लामी तालीमात से बहुत दूरी है। जहाँ हमारे माशरे में बेशुमार बुराइयाँ पाई जाती हैं, वहीं हमारे माशरे में एक बुराई ये भी पाई जाती है कि लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे को तंज करते हैं। किसी की ज़ाहिरी ऐब या ज़ाहिरी बीमारी को लेकर उसका मजाक बनाया जाता है, उसको तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है। अगर हम बात करें दांतों की, तो कुछ बच्चों के दांत टेढ़े होते हैं, कुछ बच्चों के नीचे के या ऊपर के दांत बाहर की तरफ होते हैं, जिसको हम रैबिट टीथ भी कहते हैं। कुछ बच्चों के दांत क्राउडेड होते हैं, यानी दांत एक लाइन में होने की बजाय आगे पीछे होते हैं। कुछ बच्चों के दांतों के साथ साथ उनके जबड़े भी टेढ़े होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़ाहिरी शक्ल, उनकी अपीयरेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है और वो बाकी बच्चे उनका मजाक बनाते हैं। उनको स्कूल, कॉलेज और जॉब की जगह पर उनको ताने मिलते हैं और तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है। ये रवैये क्या हैं और दांतों की ये टेढ़े होने की बीमारी आखिर है क्या, इसका इलाज क्या है और इस हवाले से किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, इस मामले में पेरेंट्स का क्या रोल है, आज के प्रोग्राम में इन्हीं सब इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही काबिल ऑर्थोडोंटिस्ट, डेंटल सर्जन डॉक्टर सना तारिक। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट क्लिनिक्स पे टेढ़े दांतों का इलाज करती हैं। डॉक्टर सना, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा कहलाता है, लेकिन इस्लाम और इस्लामी तालीमात से बहुत दूर हैं। हमारे माशरे में उन लोगों को जिनको ज़ाहिरी तौर पे कोई कमी, कोई ऐब या कोई बीमारी पाई जाती है, उनको तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, उनको मजाक का निशाना बनाया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम रखे जाते हैं। आखिर ये रवैया क्यों है? कैसे इन रवैयों को तब्दील किया जा सकता है? किसी भी जो सोसाइटी होती है उसकी जो ज़ाहिरी वजह किता होती है ना, वो आपका जो दीन होता है या उस पर बेस्ड होती है। जो मुसलमानों के ममालिक में इस्लाम होगा, गोरों के ममालिक में क्रिश्चियनिटी होगी, कहीं हिंदुज़म है, कहीं बुद्धिज़्म है, और कहीं पे दीन का ना होना एक सोसाइटी की वजह किता को वाज़े करता है। हमारे यहाँ कहने को तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और एक इस्लामी इक़दार के ऊपर हमारा माशरा तरतीब दिया गया है, लेकिन हम इस्लाम से काफ़ी दूर हैं। हमारे यहाँ वो जो एक बुनियादी इस्लामी तालीमात हैं जिनमें अखलाक की बड़ी अहमियत है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि तुम सब में से महबूब तरीन वो होगा, मुझे वो सबसे ज़्यादा महबूब तरीन वो होगा जो अखलाक में सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमने उसको ना अपने बच्चों में तालीम दी है, बच्चों को उसकी तालीम दी है, ना बड़े होके हम उसको उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है ना, उसके अंदर एक इस टाइप का रवैया पैदा हो गया है कि हम किसी को जलील करना, किसी की तस्हीक करना, उसमें हम फ़न महसूस करते हैं, उसमें हमें मज़ा आता है और हमारे दिल की तस्कीन होती है। चाहे वो बच्चा है, वो किसी बच्चे की का मजाक उड़ा के दिली तस्कीन महसूस करता है, और चाहे कोई वो बड़ा है तो उसको भी उससे एक तस्कीन महसूस होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हमारे माशरे में ये कैसे स्टैंडर्ड्स बन गए हैं कि जिन लोगों की ज़ाहिरी अपीयरेंस यानी शक्ल सूरत से वो बेहतर हैं, तो उनको हर जगह प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे उसमें स्कूल या कॉलेज का एडमिशन है, चाहे वो जॉब इंटरव्यू है या फिर रिश्ते की बात है। हर जगह खूबसूरती के बिहाफ पे, हर जगह अपीयरेंस के बिहाफ पे प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। ये क्या रवैये हैं और हमने ये कैसे स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं? बिल्कुल, ये हमारी सोसाइटी ने अनफॉर्चुनेटली और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं कि प्रोफेशनली आप देखें तो आपको जॉब के लिए जाना है तो आपकी खूबसूरती के बेसिस पे आपसे एक बायस रवैया रखा जाता है। स्कूल में बच्चों में आप देखें तो एक कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। जो खूबसूरत बच्चा होगा उसके दोस्त ज़्यादा बन जाएंगे, उसको टीचर भी ज़्यादा तवज्जो देंगी, और जो थोड़ा सा कम खूबसूरत बच्चा होगा, बच्चे भी एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, वो उसको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाएंगे, टीचर की तवज्जो से भी वो महरूम रहेगा, जिसकी वजह से उसकी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी कम होगी, अपने आप को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर लेगा वो बच्चा, और स्किल्स में भी वो पीछे रह जाएगा। अच्छा, चूँकि आप एक ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, टेढ़े दांतों की अगर हम बात करें, दांतों के टेढ़े होने की वजह से या जबड़ों के टेढ़े होने की वजह से हमारी शख्सियत पर, हमारी ज़िंदगी पर कितने असरात इसके मुरतब होते हैं, किस तरह के असरात मुरतब होते हैं?
बच्चों में ये देखा गया है कि जिनके दांतों में कोई मसला होता है, या वो बाहर होते हैं, या वो टेढ़े होते हैं, या उनके दरमियान में गैप्स होते हैं, उन बच्चों की सेल्फ इस्टीम बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू जिनके खूबसूरत दांत होते हैं। एक फिनलैंड में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि बॉडी शेमिंग, जिसमें बहुत सारे फीचर्स उन्होंने स्टडी किए थे, उसमें 34% ऑफ द इंडिविजुअल्स में जो फेशियल फीचर्स हैं और उसमें भी जो दांतों के फीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ डिप्रेशन थे उन बच्चों में, एंजाइटी के सोर्सेज थे, जिसकी वजह से बच्चों की स्टडीज़ भी इफेक्ट होती थी और फिर आगे जाके उनकी पर्सनैलिटीज़ भी इफेक्ट होती। अच्छा, दांतों और जबड़ों के टेढ़े होने की असल वजह क्या है? ये बीमारी है क्या? इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। यूजुअली ये दो मैकेनिज़म्स का जो है ना कम्बिनेशन होता है। कुछ जेनेटिकली डिफाइंड चीज़ें होती हैं जिसमें जबड़ों का साइज़, दांतों का साइज़ वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, और फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो उसको वर्सन करने में बड़ा प्रमोट करते हैं। ख़ास तौर पे आजकल की जो डाइट है वो बच्चे जंक फूड पे जा रहे हैं जिनकी वजह से दांतों में केरीज और कीड़ा लगना वो ज़रूरत से वक्त से पहले गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से जो परमानेंट दांतों ने उनकी जगह लेनी होती है वो अपना जो ट्रैकिंग कहते हैं जिसको, वो ख़त्म हो जाती है और अपनी जगह के बजाय किसी और जगह पर निकल आते हैं। तो इसकी वजह ये ऐड ऑन कर देता है वो जो जेनेटिकली प्रेजेंट एक एनॉमली होती है उसको। तो इस तरीके से आजकल में हम देख रहे हैं कि लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, प्लस अवेयरनेस कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, ट्रीटमेंट के लोगों को एक्सेस ज़्यादा हो गई है, और कुछ हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स ऐसी बन गई हैं कि जी हम ट्रीटमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू हो गए हैं। पहले ज़माने में अगर किसी के होते भी थे टेढ़े तो उसका चूँकि मजाक नहीं उड़ाया जाता था, चूँकि उसको ये सोशल आइसोलेशन का निशाना नहीं बनाया जाता था, तो वो उसके साथ गुजारे कर लेते थे। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दांतों का टेढ़ा होना एक पैदाइशी बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन ही नहीं। आपको क्या लगता है, ये क्या पैदाइशी बीमारी हो सकता है या इसकी वजह भी बेहतियाती और गैर जिम्मेदारी है? मैंने जैसे पहले बताया कि इसका एक जेनेटिक कंपोनेंट है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, वो पेरेंट्स से बच्चा इनहेरिट कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि वो ट्रीट नहीं हो सकता या उसकी वजह से बस बच्चे को अब उसी के साथ रहना पड़ेगा सारी ज़िंदगी। डेंटोफेशियल डिफॉर्मिटीज़ एक बहुत बड़ा ऑर्थोडोंटिक्स का सब स्पेशलिटी सॉर्ट ऑफ है, जिसके अंदर हम ट्रीट ही ऐसे बच्चों को करते हैं जिनमें जेनेटिक मैलफॉर्मेशंस हैं, जिनका जबड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाए या जिनमें बहुत छोटे जबड़े रह जाएं जिसकी वजह से उनको एयरवे के प्रॉब्लम्स हो जाए। तो हम छोटी उम्र से भी बच्चों के ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं। जिस तरह क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनके तालू कटे होते हैं, होंठ कटे होते हैं, वो एक स्टिग्मा बन जाता है उन बच्चों के लिए भी, उन बच्चों के माँ बाप के लिए भी। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हमें फतवे लगाने की बहुत आदत है, तो हम तो माँ बाप पे ही कर देते हैं कि ये माँ बाप ही ऐसे थे, इस वजह से इनकी औलाद ऐसी खुदा न खास्ता पैदा हो गई है। लेकिन वो हम चूँकि जहालत की वजह से हम उसकी रूट कॉज को नहीं पहुँच सकते, तो हम ये डिटर्मिन ही नहीं कर सकते कि इसके ट्रीटमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका ट्रीटमेंट किन किन स्टेजेस पे होता है और वो कहाँ तक चलेगा। और बिल्कुल डेफिनेटली ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं और उन ट्रीटमेंट से बड़े सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आते हैं और हमने ये देखा है कि बच्चों की सेल्फ इस्टीम बहुत इम्प्रूव होती है। अच्छा, जो टेढ़े दांत हैं या जबड़ों का टेढ़ा होना है, इसकी वजह से बच्चों और बड़ों पर कौन कौन से साइकोलॉजिकल असरात मुरतब होते हैं, इस पे ज़रा डिफरेंट रेंज ऑफ इफ़ेक्ट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द चाइल्ड। बच्चों में डिफरेंट रेंज ऑफ इफ़ेक्ट्स आते हैं, बड़ों में डिफरेंट। बच्चों की हम ज़्यादा इसलिए बात करते हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ी ज़िंदगी आगे गुजारनी होती है। एक बच्चा जो इस चीज़ का निशाना बन रहा है कि जिसको जो स्कूल में जाएगा तो बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, घर में आएगा तो बहन भाई उसका मजाक उड़ाएंगे, कज़न्स उसका मजाक उड़ाएंगे, कभी कभी बड़े भी बैठ के मजाक उड़ा देते हैं कि ये बच्चा देखो इसके तो दांत बाहर हैं, कोई इसको खरगोश कहता है, कोई इसको अजीब व गरीब नाम रख देते हैं। तो उससे होता यह है कि सबसे पहले बच्चे की सेल्फ इस्टीम कम होना शुरू होती है, उसका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। जब वो कॉन्फिडेंस कम होता है तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है। जब वो परफॉर्मेंस कम होती है तो उस पर एक सोसाइटी का प्रेशर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एंजाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो एंजाइटी उस बच्चे के अंदर एग्रेशन पैदा कर देती है। फिर जब आप उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो लड़ेगा, कोई भी बात होगी बच्चों के साथ, वो आपस बच्चों में खेलेगा, लड़ेगा, माँ बाप के साथ बदतमीजी करेगा, जो बंदा उसका मजाक उड़ाएगा उसके साथ बदतमीजी करेगा। हम उस टाइम पे भी ये समझने की बजाय कि इस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, हम बच्चे को ही लेबल कर देते हैं कि ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही बदतमीज़, या माँ बाप ने इसकी तरबियत नहीं ठीक की। हम अंडरलाइन कॉज को नहीं कर रहे होते, वो उस बच्चे को वहाँ तक लाने वाले रवैये हमारे ही होते हैं। उसके बाद ये डेवलप होती होती चीज़
जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। अब डिप्रेशन में जब आता है ये इट इज़ लाइक अ विशियस सर्कल, एक दलदल की तरह है जिसमें बंदा एक दफ़ा जब गिर जाता है तो फिर वो वहाँ से खुद से नहीं निकल सकता। आपको उसको साइकोलॉजिकल हेल्प देनी पड़ती है उसको वहाँ से निकालने के लिए, जो कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को कंसिडर ही नहीं कुछ किया जाता, तो हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है। हम बच्चे की हेल्प करने के बजाय उसी को हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, किस एज के बच्चों में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए और क्या ये हर एज के लोग ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो आपकी कॉज के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों में जिनमें पैदाइशी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उनका तो ट्रीटमेंट पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। जिस तरीके से हमने पहले बात की है, तालू के कटे हुए तालू के बच्चे होंगे, कटे हुए लिप्स के बच्चे होंगे, तो उनका ट्रीटमेंट शुरू से पैदाइश के दूसरे तीसरे दिन से शुरू हो जाता है और वो उनके 20-30 साल की उम्र तक जाता है। और जो जिसको हम कॉस्मेटिकली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं कि जी हमने दांत सीधे करने हैं, जिसको हम ब्रेसेस लगाने की एज कहते हैं, वो यूजुअली 12-13-14 साल होती है। इस पे बच्चे की स्कूलिंग भी वो उस फेज़ में होती है कि वो ज़्यादा डैमेज नहीं होती और हम सक्सेसफुली उसका ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं और बाकी चीज़ों के साथ भी कोप अप कर लेता है। लेकिन एडल्ट्स में भी आजकल चूँकि हमारी सोसाइटी के ट्रेंड ऐसे बन गए हैं, किसी इवन जॉब्स के लिए हमें एक अच्छी अपीयरेंस चाहिए होती है, तो एडल्ट्स में भी ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है। तो एडल्ट्स में भी ट्रीटमेंट होना शुरू हो गए हैं और उसमें उसका ट्रीटमेंट जैसे जैसे एडल्ट्स लोग ज़्यादा इस मोडालिटी में ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं तो इस मोडालिटी में एडवांसेस भी होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, ये ज़रा आम अल्फाज में एक्सप्लेन कर दें ताकि जनरल पब्लिक को ये समझ में आ सके कि ये क्या ट्रीटमेंट है, इसका तरीका क्या है और कितना अरसा दरकार है दांतों को सीधा करने के लिए। जो एवरेज ट्रीटमेंट है जो सिंपल दांतों को टेढ़ेपन को सीधा करने के लिए होता है वो 2 से 2.5 साल में मुकम्मल हो जाता है। अच्छा। उसमें हम ब्रेसेस लगाते हैं। ब्रेसेस की फ़र्क किस्में होती हैं, रिमूवेबल भी होती हैं, फिक्स्ड भी होती हैं, तो वो हम लगाते हैं और वो उनको 2 से 2.5 साल के ट्रीटमेंट ड्यूरेशन में हम उसको मुकम्मल करके बच्चे को एक आइडियल स्माइल या जैसी स्माइल हम उस बच्चे के हिसाब से हमें बेहतर लगती है हम वो दे देते हैं। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ या कुछ चीज़ों में ऐसे होता है जहाँ ट्रीटमेंट ड्यूरेशन थोड़े लंबे हो जाते हैं, जहाँ हमें सर्जरीज़ भी करनी पड़ती हैं, जहाँ हमें छोटे मोटे और चीज़ें भी लगानी पड़ती हैं। और यूजुअली एडल्ट्स में जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी होती है। जो नॉर्मल बच्चे में 2 साल में 2.5 साल में हो जाएगा वो शायद 3-3.5 साल लगे, लेकिन उसके साथ हमें और मोडालिटीज़ भी यूज़ करनी पड़ती हैं। ट्रीटमेंट पॉसिबल हर एज में है। आइडियल कंसिडर यही किया जाता है कि बच्चे की जब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उस स्टेज पे होती है 12-13-14 साल में, फिजिकल ग्रोथ भी अपनी पीक को होती है, तो हम उस टाइम पे ट्रीटमेंट कर लें। बहुत अर्ली ट्रीटमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं होता और बहुत लेट ट्रीटमेंट में ज़रा और साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। लोग कहेंगे अच्छा ये इसको इस उम्र में ट्रीटमेंट कराने का ख्याल क्यों आ गया, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अच्छा, ब्रेसिस का आपने जिक्र किया, ये ब्रेसिस है क्या, ये इसके लगाने का क्या तरीका है, इसके लगाने के दौरान क्या पेशेंट को कोई पेन भी होता है, प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा आम लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दें ज़रा। ये जो ब्रेसेस होती हैं ना, ये छोटी छोटी ब्रैकेट्स की नुमा चीज़ें होती हैं जो हम दांतों के ऊपर लगा देते हैं परमानेंटली। उसके बाद हम इनके अंदर वायर्स बदलते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। हमें क्या चीज़ है, वायर्स और कुछ एक्सेसरीज़ होती हैं जो हम हर अपॉइंटमेंट पे बदलते रहते हैं। अपॉइंटमेंट्स हमारी महीने 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद 6 हफ्ते के बाद होती हैं और उसमें हम जो चीज़ पुरानी निकाल के नई डाल देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब उसके बाद होता ही है कि वो जो पेन है वो इस वजह से होती है क्योंकि दांत मूव कर रहे होते हैं। वो पेन इस वजह से नहीं है कि आपकी अप्लाइंसेस आपको कोई हार्म कर रही हैं या कोई आपको जिस तरीके से इंजेक्शन लगता है तो हमारे एक स्टिग्मा है कि जी उसकी पेन होती है। ब्रेसेस का इंस्टॉल करने का प्रोसीजर, ब्रेसेस को रीएक्टिवेट करने का प्रोसीजर एब्सोल्युटली पेन फ्री होता है। पेन पेशेंट जो एक्सपीरियंस करते हैं वो इस वजह से करते हैं जब दांतों में मूवमेंट शुरू होती है, हड्डी में किसी जगह रिजॉर्प्शन शुरू होती है, किसी जगह डेपोजिशन शुरू होती है, तो उस फिनोमेना में पेन होती है। लेकिन वो भी इतनी नहीं होती कि आप बिल्कुल हैंडीकैप हो जाएं। बच्चे बड़े आराम से उसके साथ अकोमोडेट कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं तो बड़े तो ज़्यादा आराम से कर लेते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि पेनलेस प्रोसीजर। अच्छा, ब्रेसेस यानी कि अक्सर हम लोगों को देखते हैं उनके दांतों पे वायरिंग लगी होती है, ब्रेसेस लगे होते हैं, तो ये ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद खाने पीने में कोई दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं, खाने पीने में हम यूजुअली थोड़ी सी एहतियात ज़रूर बताते हैं कि आप कुछ चीज़ों से एहतियात करें। उनका एहतियात का मकसद ये होता है कि वो जो ब्रैकेट्स हमने लगाई हैं और जो मटेरियल हमने लगाया है वो टूटे ना। हम साथ पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी हाइजीन अच्छी रखें। उससे ये होगा कि बैक्टीरियल अकोमुलेशन नहीं होती, तो हमारा जो लॉन्गेविटी ऑफ द मटेरियल होती है वो बढ़ जाती है।
अदरवाइज़ कोई एहतियात कोई इस तरीके से कि ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी, ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी, ऐसी कोई परहेज़ नहीं होता। आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, आप सब कुछ खा सकते हैं, बस एहतियात हम इसलिए बताते हैं कि टूट फूट ना हो, ताकि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो हमने डिफ़ाइन की हुई है उसी में ख़त्म हो जाए, प्रोलॉन्ग ना हो जाए। अच्छा, जो बड़े एज के लोग हैं वो तो ज़ाहिर है कि केयर करते हैं, वायरस की भी जो ब्रैकेट्स लगी हैं उनकी भी, तो बच्चों में क्या केयर आप बताती हैं? जिन बच्चों में ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उनके लिए क्या केयर है? क्या कोई ऐसा चांस कभी क्रिएट हो सकता है कि वो ब्रैकेट टूट के हल्क में चला जाए, या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन उसमें क्रिएट हो जाए? इसमें क्या आसानी है, क्या एहतियात की ज़रूरत है? अच्छा, एहतियात जो हम बताते हैं वो मैंने जैसे पहले बताया, वो इसलिए है कि कोई चीज़ टूटे नहीं। अब टूटने के लिए हमने उसके अंदर मोडालिटीज़ ऐसी रखी होती हैं कि वो टूटती है तो वो बिल्कुल डिसएंगेज होके बाहर नहीं गिर पड़ती। अच्छा, जैसे जैसे हम एडवांस कर रहे हैं उस तरह हम सेफ्टी को भी इंश्योर कर रहे हैं। वो जो ब्रैकेट भी अगर टूटेगी या कोई वायर का पोर्शन भी अगर टूटेगा तो वो बंधा रहता है उसके साथ, उस वायर के साथ जुड़ा रहता है। वो टूट के हलक में जाने के चांसेस होते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। ये काम तब हो सकता है जब डेंटिस्ट खुद काम कर रहा है और वो चीज़ें खुली पड़ी हुई हैं और बच्चे ने कोई अनवांटेड मूवमेंट अचानक से कर दिया है, जो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई है और तब चली गई है। लेकिन वो डेंटल चेयर पे हो रहा होता है तो हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ स्टाफ क्वालिफाइड होता है, उसमें जो है आप लोग तसल्ली रखें, वहाँ हम लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। घरों में ये एब्सोल्युटली सेफ अप्लाइंसेस हैं, इनमें से अगर कोई टूट फूट हो भी जाती है तो इस तरीके से बिल्कुल हालत में नहीं जाती कुछ। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर ये जानना चाहूँगा कि क्या एहतियात की जाए बच्चों में जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं या वो फीडर ले रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या ऐसी एहतियात की जाए कि दांत टेढ़े होने से बच जाएं और इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत ही ना पड़े? कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो कि डेवलप कर देती हैं, जो या एग्रेवेट कर देती हैं अंडरलाइन जो भी प्रॉब्लम होती है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फीडर का इस्तेमाल है, फीडर का इस्तेमाल एक उम्र तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा उम्र में अगर बच्चा फीडर ले रहा है तो उसके प्रेशर्स जो जनरेट होते हैं, साथ में अंगूठा चूसते वाली जो आदत होती है, वो 2 साल तक अगर बच्चा कर रहा है तो नॉर्मल है। 2 साल से ऊपर जब वो लेके जाएगा तो उस अंगूठे के प्रेशर से आपके सामने वाले दांत बाहर आ जाएंगे, साइडों वाले दांत अंदर चले जाएंगे, नीचे वाला जबड़ा नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो एक लॉन्ग फेस सिंड्रोम हम इसको कहते हैं जो डेवलप हो जाता है, पेशेंट का मुंह लंबा हो जाता है और दांत बाहर को आ जाते हैं। तो ये एक हैबिट है जो उसको एग्रेवेट कर देती है। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो बच्चे में आ रहे होते हैं उसमें आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों को नेल बाइटिंग की हैबिट होती है, या वो पेंसिल मुंह में डाल देंगे, वो जान के नहीं कर रहे होते, उनको कोई परेशानी होगी लाख जिसकी वजह से वो उनको एहतियात में कोई पेन मुंह में डाल ली, पेंसिल का सिक्का खाना शुरू कर दिया, उसकी वजह से भी वो हैबिट भी अगर प्रोलॉन्ग होती जाती है तो दांतों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। और पेरेंट्स को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे प्रोग्राम के आखिर में कि वो क्या एहतियातें करें, क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ कि बच्चों के दांत, ओरल हाइजीन, उनकी दांतों की सेहत बेहतर रहे? इसको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहली तो यह है कि सफाई के ब्रशिंग रेगुलर करनी चाहिए। डाइट जो है वो साथ आपको वो अच्छी डाइट रखनी चाहिए, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जितनी भी है, जिसमें हमारे जंक फूड आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारी ड्रिंक्स वगैरह आ जाती हैं, इनसे अगर एहतियात ही की जाए तो बेहतर है। ये दांतों की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। जैसे हमने पहले बात की, दांत ज़रूरत वक्त से पहले गिर गए तो फिर उसके बाद उन जो परमानेंट दांत आने हैं दूध के अगर गिर जाएंगे तो परमानेंट अपनी सही जगह पर नहीं आएंगे, फिर हमारे पास टेढ़े दांतों का मसला शुरू हो जाएगा। एक तो ये इसकी कैटेगरी है जिसमें डाइट और ब्रशिंग आ जाती है। दूसरी कैटेगरी आपकी हैबिट्स की है। हैबिट्स आप जब भी एक एबनॉर्मल हैबिट बच्चे में देखें तो वो आप उसकी रूट कॉज की तरफ जाएं। आप देखें कि उस बच्चे में वो हैबिट किस लिए आ रही है। वो दांत चबा रहा है, नाखून चबा रहा है तो वो किस लिए चबा रहा है। वो अगर पेंसिल हर वक्त मुंह में डाल के रखता है तो वो किस लिए कर रहा है। वो अंगूठा मुंह में रखता है तो वो किस लिए कर रहा है। उसको इंटरसेप्ट करने की ज़रूरत है। उसमें उसकी साइकोलॉजिकल हेल्प की भी ज़रूरत है, और अगर वो नहीं हो सकता तो हमारे पास काफ़ी अप्लाइंसेस होती हैं जो हम मुँह में लगा देते हैं, तो बच्चा अंगूठा चूस ही नहीं सकता। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि हम अंगूठे को बांधने की एक्सरसाइजेज दे देते हैं, कुछ इस तरह कर लेते हैं। तो ये एक हैबिट्स की इंटरसेप्शन की बात होगी। उसके बाद आ जाती है आपकी कि हम स्पेस सुपरविजन इस चीज़ को कहते हैं कि रेगुलर डेंटल विजिट्स आप रखें, जो सिर्फ इसलिए हों कि हम देखते रहें कि जो आपकी डेवलपमेंट हो रही है, दूध के दांत गिर रहे हैं, परमानेंट दांत आ रहे हैं, तो उसकी वो जो ट्रांजिशन फेज़ है उसमें कोई मसला तो नहीं है, वो सही आ रहे हैं। और इसमें हम रेगुलर 6 मंथली विजिट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। वो अगर सही चल रहे हैं तो फिर हमें कभी कभी इंटरसेप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ हम कोई मसला देखते हैं तो वहाँ हम अर्ली इंटरसेप्शन करके बाद में एक जो बड़ी चीज़ डेवलप होनी होती है उसे हम रोक लेते हैं।
यकीनन जैसे कि डॉक्टर सना ने आपको एक्सप्लेन किया और एडवाइस दी कि एहतियात इलाज से बेहतर है, और बेहतर यही है कि आप टाइम पे डेंटल क्लिनिक को विज़िट करें और अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। हमने मुख्तसर से वक्त में कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको फराहम कर सकें, और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन है कि डॉक्टर सना की एडवाइस से आपको बेहद फ़ायदा हुआ है। डॉक्टर सना, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, थैंक यू सो मच। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा दर्स इखलाक का दिया है। हमें अपने रवैयों को तब्दील करना होगा, तभी हमारा माशरा तब्दील होगा। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद उन लोगों तक आगाही पहुंचाना है जो किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमारे इस प्रोग्राम से हम किसी एक शख्स का भी दर्द कम कर सके, बीमारी कम कर सके, तो हमारे प्रोग्राम का मकसद हासिल हो जाएगा। अगर आपको अपनी सेहत से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने होस्ट शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।